हिमगिरी एक छोटा सा गांव जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था। जनवरी का महीना था और ठंड अपने चरम पर थी। सुबह होते ही हर घर की छतों पर बर्फ की मोटी परत जम जाती, पेड़ों की डालियां बर्फ से झुक जाती और हवा ऐसे चुभती जैसे सुई हो। सूरज तो जैसे रूठ ही गया था। दिन भर कोहरा, धुंध और सन्नाटा। हे भगवान, ये कैसी ठंड कर दी है इस साल आपने। हाथ पैर सुन पड़ गए हैं। बाहर निकले बिना भी कंपकपी छूट रही है। देखो ना हरीश, इस आग में भी गर्मी नहीं लग रही। अरे गोमती, इस बार तो ठंड ने सबका जीना मुश्किल कर दिया है। बाहर हवा चल रही है तो लगता है जैसे शरीर को चीर कर निकल रही हो। इतनी ठंड तो मैंने अपने बचपन में भी नहीं देखी थी। हाँ, सूरज भी तो जैसे आंख मिचौली खेल रहा है। पूरा दिन धुंध में ढका रहता है आसमान। और बच्चों को देखो, स्कूल तक नहीं जा पा रहे इस ठंड में। हम गरीबों के लिए ठंड किसी मुसीबत से कम नहीं गोमती। अमीर लोग तो रजाई में दुबक जाते हैं। हमारे पास तो एक रजाई भी नहीं जो पूरे परिवार को ढक सके। अब तुम कल कैसे जाओगे चौराहे की दुकान पर? सुबह सुबह जब हवा सबसे ठंडी होती है तब तो हाथ भी नहीं चलते, और तुमको तो चाय बनानी पड़ती है। क्या करे गोमती, काम तो करना ही पड़ेगा। सेठ हरिराम को ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस दुकान खुलनी चाहिए और चाय की भाप उठनी चाहिए। अगर देर हुई तो दिन की दिहाड़ी भी जाएगी। बस भगवान से यही दुआ है कि आज बर्फ ज्यादा ना गिरे। हरीश एक चाय की दुकान पर चाय बनाने का काम किया करता था, जिससे उससे जो भी पैसे मिलते उससे उसके घर का गुजारा चल जाता था। वैसे तो हिमगिरी गांव में हर साल ठंड बहुत ज्यादा पड़ती थी, पर इस बार तो ठंड ने सब रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था। पूरा गांव ठंड से परेशान था। पूरे दिन कोहरा छाया रहता था। धूप के तो दर्शन तक नहीं हो रहे थे। गांव का चौपाल, जहां लोग रोज जुटकर हंसी मजाक और बातें किया करते थे, आज एकदम सुनसान पड़ा था। ठंड ऐसी पड़ी थी कि लोगों ने घरों से निकलना ही छोड़ दिया था, मानो सन्नाटा भी जम गया हो। हरीश, आज घर में बस मुट्ठी भर आटा बचा था। 5 ही रोटियां बनी। मैंने दिन के खाने के लिए रख दी हैं। बाकी 2 रोटियों में से बच्चों को एक एक दे दूंगी। मेरा तो आज व्रत है। अरे गोमती, वो 2 रोटियां भी बच्चों को ही खिला दो। मैं तो चाय पीकर ही काम चला लूंगा। ठंड में वैसे भी भूख कम लगती है। शाम को जब राशन लेकर आऊंगा तब सबके लिए गरम गरम रोटियां बनाना, बिना किसी चिंता के। गोमती बारी को भी पता था कि 1 कप चाय से पूरा दिन निकलना मुश्किल है, पर गरीबी के कारण वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। हरीश बारे काम के लिए घर से बाहर निकल रहा था। बाहर हड्डियां जमा देने वाली ठंड पड़ रही थी। आसमान से बर्फ के बड़े बड़े फाहे गिर रहे थे, मानो पूरा गांव सफेद चादर से ढक जाएगा। हरीश ठिठुरते हुए चाय की दुकान की ओर बढ़ रहा था। ठंड से उसका शरीर कांप रहा था। न स्वेटर न जैकेट, बस एक पुरानी धोती और पतला कुर्ता। हर झोंके के साथ ऐसा लगता जैसे ठंडी हवा उसके आर पार निकल जा रही हो, पर वो क्या करता। मजबूरी ने उसे गर्म कपड़ों से भी दूर कर दिया था। अपने हालात ऐसे थे कि इतनी कड़ाके की ठंड में भी हरीश को काम पर जाना ही पड़ता था। शरीर को सुन्न कर देने वाली ठंड के बावजूद वो हर रोज सुबह ठीक 6 बजे अपने मालिक की दुकान पर पहुंच जाता था। अरे हरीश, आ ही गए तुम। देखो, इतनी ठंड में सब कस्टमर चाय के इंतजार में बैठे रहते हैं। जरा जल्दी आया करो। रोज की तरह देर से आने से काम रुक जाता है। ऐसे नहीं चलेगा। सेठ जी, ठंड तो ऐसी पड़ रही है मानो हड्डियां तक जम जाएं। बर्फ जैसी सर्द हवा चल रही है। बस उसी वजह से जरा देर हो गई। ठीक है, मुझे कहानी मत सुनाओ। अगली बार जरा जल्दी आया करो
अब जाओ फटाफट बर्तन धो डालो। बर्फ जैसे ठंडे पानी में बर्तन धोना हरीश के लिए किसी सजा से कम नहीं था, लेकिन मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती है। हाथ सुन्न हो चुके थे पर काम रुक नहीं सकता था। आज उसे किसी भी हालत में काम पूरा करना था, क्योंकि घर पर राशन खत्म हो चुका था। अगर आज कमाई नहीं हुई तो परिवार भूखा सोएगा। वो बर्तन धोकर चाय बना देता है और आग के पास खड़ा होकर थोड़ी राहत महसूस करता है। ठंड इतनी थी कि हरीश का भी मन किया एक कप चाय पी ले। वो धीरे से एक कप उठाता है, लेकिन तभी उसका मालिक हरिराम उसे देख लेता है और गुस्से में चिल्लाकर कहता है, हरीश, तुम्हें यहाँ चाय बनाने के लिए रखा है या खुद चाय पीने के लिए? मैं तो इस दुकान का मालिक होकर भी दिन भर में एक ही कप चाय पीता हूँ, और तू नौकर होकर मजे से चाय उड़ा रहा है। अब तक न जाने कितनी चाय पी गया होगा। आज तेरी दिहाड़ी से 2 कप चाय के पैसे काटूंगा। और सुन, कल से मेरे यहाँ काम पर आने की जरूरत नहीं। नहीं मालिक, आज पहली बार चाय पी है मैंने इस दुकान की। आजकल ठंड बहुत बढ़ गई है, मेरे पास गर्म कपड़े भी नहीं हैं। बस थोड़ी गर्मी पाने के लिए गलती से चाय पी ली। अब ऐसा कभी नहीं करूंगा मालिक। आप मेरे पैसे मत काटिए। आज घर में राशन तक नहीं है, बच्चे भूखे हैं। ये सब तो तुझे चाय पीने से पहले सोच लेना चाहिए था। मैंने तेरे बच्चों का पेट भरने का ठेका नहीं लिया है। अब ज्यादा बातें मत बना, जाकर चुपचाप अपना काम कर। बेचारा हरीश पैसों की कमी से पहले ही परेशान था। उसे क्या पता था कि एक कप चाय उसे इतनी भारी पड़ जाएगी। वो शाम तक चुपचाप अपना काम करता रहा, मन में बोझ लिए हुए। थोड़े से पैसे लेकर हरीश घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने उन पैसों से थोड़ा बहुत राशन खरीदा और थके कदमों से अपने घर पहुंच गया। जब हरीश घर पहुंचा तो उसकी पत्नी गोमती ने चिंतित होकर पूछा, अजी क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? और ये राशन भी इतना कम क्यों लाए हो? इससे तो मुश्किल से 1 हफ्ता ही चलेगा। गोमती, मैं बहुत मजबूर हूं। आज मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया, सिर्फ इसलिए कि मैंने 1 कप चाय पी ली थी। ऊपर से मेरे पैसे भी काट लिए। इसी वजह से राशन कम लाया हूं। हे भगवान, तूने ये ठंड क्यों भेजी है? हम गरीब लोग इस सर्दी में कैसे गुजारा करेंगे? अब क्या होगा जी? ऐसी ठंड में हमारा गुजारा कैसे चलेगा? आप परेशान मत होइए, मैंने थोड़ा पैसा बचा लिया है। ये लीजिए, बच्चों के लिए गर्म कपड़े ले आइए और अपने लिए भी कुछ ले लेना। हाल तो देखिए, आपकी इतनी ठंड में सिर्फ ये धोती कुर्ता ही है। आपको भी तो ठंड लगती होगी। बच्चों के पास अभी पुराने कपड़े हैं, उनसे काम चल जाएगा। और मैं तो ज्यादातर चूल्हे के पास ही रहती हूँ, मुझे घर में इतनी ठंड नहीं लगती। आप तो बाहर दिन भर काम करते हैं। हरीश बाजार गया और अपने लिए एक गर्म काला कुर्ता और एक धोती खरीदकर घर ले आया। जब गोमती खाना बनाती, बच्चे उसके पास ही बैठे रहते और आग के पास गर्म होते। गोमती, मैं बाहर जाता हूं, देखता हूं शायद कोई काम मिल जाए। ऐसे घर पर खाली तो नहीं बैठ सकता। अगर घर पर रहूंगा तो खाने के लिए मोहताज हो जाऊंगा। हाँ जी, ध्यान रखिएगा और शाम को समय से घर वापस आ जाइएगा। ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। साथ ही रास्ते में किसी से मदद लेने में हिचकिचाइएगा मत और अपने पैर को ठंड से बचा कर रखिएगा। हरीश घर से निकल गया। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, मानो उसकी हड्डियां जमा देगी। पर हरीश ने परवाह नहीं की। उसके चेहरे पर बस एक ही उम्मीद थी, कहीं तो आज काम मिल जाएगा। वो धीरे धीरे बाजार की ओर बढ़ा। हर दुकान पर जाकर पूछता, भैया जी, कोई काम मिल जाएगा क्या? कोई भी काम दे दो, मैं सब करने को तैयार हूं। अरे नहीं भाई, सर्दी में वैसे ही काम ठप है, अभी किसी को नहीं रख रहे। हरीश ने गहरी सांस ली, फिर अगले दुकान की ओर बढ़ा, पर हर जगह से वही जवाब मिला, काम नहीं है। थका हारा, ठंड से कांपता हुआ वो आखिर एक कुएं के पास जाकर बैठ गया। आसमान की ओर देखा, बर्फ के फाहे धीरे धीरे गिर रहे थे। हरीश के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, हे भगवान, अब क्या करूं?
कोई काम नहीं मिल रहा। घर का गुजारा कैसे होगा? पैसे भी बहुत कम बचे हैं और राशन भी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। हरीश यही सब सोचते हुए ठंडी हवा में बैठा था। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, बेटा जरा सुनो। हरीश मुड़ा तो देखा एक साधु बाबा लकड़ियों का गट्ठर उठाए थक कर बैठ गए थे। बेटा क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर दोगे? मेरी कुटिया यहां से थोड़ी ही दूर है। ठंड बहुत बढ़ गई है और अब मुझसे ये लकड़ियां उठाई नहीं जा रही हैं। जरूर बाबा जी, मैं आपकी लकड़ियां आपके कुटिया तक पहुंचा देता हूं। हरीश ने लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखा और साधु बाबा के साथ चल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद दोनों कुटिया पहुंच गए। लीजिए बाबा जी, आपकी कुटिया आ गई। यहाँ तो बहुत ठंड है। क्या आप अकेले रहते हैं? हाँ बेटा, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, तपस्या करता हूँ। बस एक गाय माता मेरे साथ है, लेकिन अब ठंड के कारण उसका भी ठीक से ख्याल नहीं रख पाता। तो अब आप आग जलाकर आराम करिए बाबा जी, मैं चलता हूँ। मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। रुको बेटा, मेरी एक विनती है। मेरी गाय माता को अपने साथ ले जाओ। वह बहुत सीधी और प्यारी है। अगर तुम इसकी सेवा करोगे तो ये तुम्हें ढेर सारा दूध देगी। मैं अब इसका ठीक से ध्यान नहीं रख सकता। इसे एक साधु का आशीर्वाद समझकर रख लो। हरीश कुछ पल सोच में पड़ा, फिर श्रद्धा से झुककर बोला, महाराज जी, आपने कहा है तो ये गाय अब मेरे लिए वरदान बनकर आई है। मैं इसकी पूरी सेवा करूंगा, जैसे अपने परिवार के सदस्य की करता हूं। बेटा याद रखना, सेवा में ही सुख है और दया में ही भगवान रहते हैं। हरीश ने गाय की रस्सी थामी और उसको लेकर घर की ओर चल दिया। तभी मन में एक अजीब सी शांति महसूस की, जैसे भगवान ने उसके जीवन की ठंड में थोड़ा उजाला भेज दिया हो। अजी, ये गाय कहाँ से लेकर आए हो हरीश? गोमती, अब से ये हमारी गाय माता है। इनकी सेवा करना अब हमारा फर्ज है। तुम जरा जाकर खाना बना लो, मैं तब तक इनके लिए कुछ हरी घास ले आता हूं। हो सकता है इन्हें रात में भूख लगे। तुम एक बाल्टी पानी भी पिला देना। हरीश ठंडी रात में जंगल की ओर निकल पड़ता है। बर्फ पर उसके कदमों की चरमराहट गूंजती है। कुछ देर बाद वो एक गट्ठर हरी घास का लेकर लौटता है और गाय माता के सामने रख देता है। गाय शांत भाव से घास खाने लगती है। कुछ देर बाद अचानक वही गाय दूध देने लगती है और देखते ही देखते बाल्टी भर जाती है। देखो गोमती, हमारी गाय माता ने कितना सारा दूध दिया है। ये तो सच में चमत्कार है। इतना दूध तो हम पी भी नहीं पाएंगे। मैं अभी चाय बना देती हूँ। आज तो गर्मा गर्म दूध पीकर ही सोएंगे। वह जल्दी से मिट्टी के चूल्हे पर चाय चढ़ाती है। उबलते दूध की महक पूरे झोपड़े में फैल जाती है। बच्चे उत्साह से हाथ मलते हुए बैठ जाते हैं। उस रात हरीश का परिवार पहली बार कई दिनों बाद पेट भरकर सोता है। बाहर ठंडी हवा चल रही होती है, लेकिन घर के अंदर गाय माता का स्नेह और दूध की गर्माहट ने सबका मन गरमा दिया था। अजी सुनिए, देखिए हमारे पास आज कितना सारा दूध हो गया है। मुझे तो लग रहा है कि क्यों ना हम चाय का काम शुरू कर लें। सर्दी का मौसम है, हर कोई गर्मा गर्म चाय पीना चाहता है। चाय का धंधा अब बहुत अच्छा चलेगा। गोमती, तुम्हारी बात में तो दम है, पर बाकी का सामान, चाय पत्ती, चीनी, कप, चूल्हा, इन सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? जेब में तो बस थोड़े बहुत ही पैसे हैं। अजी, आप फिक्र मत कीजिए। मुखिया जी बहुत अच्छे और दयालु इंसान हैं। आप उनसे कुछ पैसे उधार ले लीजिए। जब काम चल जाएगा तो धीरे धीरे चुका देंगे। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो गोमती। मेहनत तो मेरी है ही। अगर किस्मत ने साथ दिया तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं कल ही मुखिया जी के पास चला जाऊंगा। फिर हरीश अगले दिन मुखिया के घर पैसे लेने जाता है।
मुखिया बहुत ही अच्छा और दयालु इंसान था। हरीश उसके घर जाकर बोला, नमस्ते मुखिया जी, मुझे आपसे थोड़ी मदद चाहिए थी। अगर आप कुछ पैसे उधार दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती। मुखिया जी, मैं सोच रहा था कि अब से मैं चाय का काम शुरू करूं। घर में गाय माता है, दूध अच्छा है, मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा। बस शुरुआती सामान के लिए थोड़े पैसे चाहिए थे। अगर आप कुछ उधार दे दें तो बड़ी मेहरबानी होती। हरीश, मैं जानता हूं तुम एक ईमानदार और सच्चे इंसान हो। इस गांव में अगर कोई मेहनत का सच्चा हकदार है तो वो तुम हो। लो, ये कुछ पैसे रख लो, बिना किसी गिरवी के। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बस एक बात याद रखना, ईमानदारी से काम करना, भगवान भी मदद करेगा। धन्यवाद मुखिया जी, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। भगवान आपको खुश रखे। फिर मुखिया हरीश को पैसे दे देता है। हरीश पैसे लेकर घर आ जाता है और अगले दिन वो चाय का काम शुरू कर देता है। हरीश इतनी अच्छी चाय बनाता कि सब उसकी चाय के दीवाने हो जाते हैं। लगता था गाय माता के दूध से बनी चाय में कुछ जादू था। जो चाय पीता बस उसी चाय के गुण गाने लगता। इस तरह जो भी हरीश की चाय पीता वो रोज उसकी दुकान पर आने लगा। अब हरीश का चाय का काम बहुत तेजी से चलने लगा। उसकी दुकान पर चाय पीने वालों की लंबी लाइन लगने लगी। ये सब देखकर सेठ हरिराम को उससे जलन होने लगी। अरे, ये तो बड़ा चालाक निकला। मैंने इसे काम से निकाला तो इसने मेरी ही दुकान के सामने अपनी चाय की दुकान खोल ली। मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, ऐसा सबक जो जिंदगी भर याद रखे। सेठ हरिराम कुछ गुंडों को अपने पास बुलाता है और उनको हरीश को परेशान करने के लिए पैसे देता है। सुनो, ये लो पैसे, जाकर उस हरीश को ऐसा मजा चखाओ कि फिर कभी मेरे सामने सिर उठाने की हिम्मत ना करे। वो 2 कौड़ी का आदमी अब खुद को सेठ समझने लगा है। उसे दिखाओ असली ताकत किसकी है। गुंडे हरीश की दुकान पर जाकर उसे धमकी देते हैं। फिर वो गुंडे हरीश की दुकान की चाय पीने के लिए मांगते हैं क्योंकि ठंड का मौसम था। हरीश उन्हें चाय दे देता है। उसके बाद चाय पीकर वो भी उसकी चाय के दीवाने हो गए। गाय माता के दूध में ही कुछ जादू था। जो उस दूध की चाय पीता उस चाय के दीवाने हो जाते। वो गुंडे उसकी चाय की तारीफ करते हैं। अरे वाह, ये क्या पी लिया मैंने, ये तो जैसे अमृत है। सच में ऐसी चाय तो हमने जिंदगी में नहीं पी। इसमें कुछ तो जादू है भाई। भाई, इसमें कोई जादू नहीं, ये तो हमारी गाय माता का दूध है। सच्चाई और मेहनत का स्वाद शायद आपको महसूस हुआ होगा। अब समझ गए कि लोग तेरी चाय के दीवाने क्यों हैं। चल भाई, अब से तू हमें रोज 1 कप चाय पिलाया कर। हफ्ता हफ्ता कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी चाय चाहिए। फिर वो गुंडे खुश होकर वापस हरिराम के पास जाते हैं और उल्टा हरिराम को पीटने लगते हैं। अरे अरे, क्या कर रहे हो? मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तो बस। तू हमें हरीश जैसे नेक आदमी को नुकसान पहुंचाने के लिए पैसे देता है। ये ले अपने पैसे वापस। और सुन ले, अगर आज के बाद तूने हरीश भाई को परेशान करने की कोशिश की तो तुझे खुद अपनी दुकान पर चाय बेचनी पड़ेगी, वो भी बिना दूध के। समझे सेठ? गुंडे सेठ को उसके पैसे वापस देकर वहां से चले जाते हैं और सेठ को उसके किए का फल मिल जाता है। हरीश की दुकान अच्छी चलने लगती है और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। मेहनत और सच्चाई की चाय का स्वाद कभी फीका नहीं पड़ता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, इसके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।